गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं अर्शाद अली। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी में आज हम जीएस का मॉडल पेपर नंबर डिस्कस। पहले सवाल को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रिया उपरोक्त में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इनमें से कौन करता है। सवाल है आपके लिए ये। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहले सवाल का उत्तर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। आसान सवाल है, सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत इजीली। चलिए सभी लोग कीजिए, पहले क्वेश्चन का उत्तर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से पहले का उत्तर कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। राजनंदनी जी गुड इवनिंग। नीलम जी का पहले का डी। सभी लोग उत्तर करें और ध्यान से समझिए इसको। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इनमें से किन स्रोत से होता है, आपका सवाल है ये। अब देखो, ध्यान रखना आप हमेशा एक चीज़ का, प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है। इसमें एक प्लांट है, ठीक। प्लांट क्या करता है, अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन के निर्माण के लिए इसको क्या क्या चाहिए, मिट्टी से इसको जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट चाहिए, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। अगर आप पहले क्वेश्चन का उत्तर डी कर रहे हैं तो इसमें अगर 1 की बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है या कम करता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यही चीज़ें गलतियां हैं जो आपको समझनी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरीके से ग्रहण करती है, अवशोषित करती है माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती नहीं। कार्बन सिंक कहलाते हैं पौधे, अमेजन, वर्षा, वन। क्लियर हुआ। तो पहला वाला तो नहीं होगा, लेकिन जो श्वसन या रेस्पिरेशन की क्रिया होती है जीवों के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बनिक पदार्थों का जब भी डीके होगा ऑर्गेनिक मैटर का, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ज्वालामुखी क्रिया में भी कई सारी गैसें निकलती हैं और उसमें CO2 भी एक गैस है। तो इसमें 2, 3, 4 इसका उत्तर सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ये सवाल सभी को समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट का उत्तर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, मैं आपसे बार बार इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ। अगला देखें, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो रीडिंग होती हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगी। तो टेम्परेचर को मापने के अलग अलग स्केल हैं, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है। ये तापमान के मेज़रमेंट के सारे स्केल्स हैं। क्लियर। और इसी के रीडिंग्स आपको बताने हैं कि कौन सी रीडिंग पर ये एक जैसी, मतलब कौन से मान पर ये एक जैसी रीडिंग को प्रदर्शित करते हैं। अब ये सवाल आपने पहले से बहुत पढ़ा होगा। अब इसमें जो उत्तर कर रहे हैं, इसमें एक 40 उत्तर क्या प्रीति जी आपने, और पवन जी का भी उत्तर वही है, ठीक। ए अगर आप देखें, देखिए -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो मीटर्स होते हैं, इनकी रीडिंग एक जैसी होती है। अब आपसे पूछेगा, देखो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, जो हमारा 2 स्केल हैं, एक तो हमारे पास होता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में ये ध्यान रखना आप, जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल में हमेशा जो रीडिंग होंगी 0 डिग्री निम्न टेम्परेचर है और 100 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान होता है। इसके अलावा जो फ़ारेनहाइट है, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, इसमें रीडिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए इसमें रीडिंग की शुरुआत होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री ही पढ़ा जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती है, ठीक। ये रीडिंग आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो इसमें जो है 100 डिविजन्स होते हैं, इसमें टोटल डिविजन्स जो होते हैं 180 डिविजन्स होते हैं। इसमें 0 से 100 तक की डिविजन्स होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो इसमें ये दोनों ही स्केल हमें एक जैसी यूनिट कब देंगे, जब ये -40 डिग्री सेल्सियस पर एक जैसा। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है,
किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। चलिए थोड़ा सा मैंने इसको समझा दिया है, ठीक, क्योंकि प्रश्न आ जाता है। आगे देखें सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला, किस तापमान पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा। ये एक जैसा सवाल मैंने एक और करवाया था आपको, इसके जैसा ही मिलता जुलता होगा। अच्छा, जब भी लिक्विड को हम गर्म करते हैं, किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा उसका। जब किसी लिक्विड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना, जो मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पर, उसका जो वॉल्यूम है गर्म करने पर, उसका जो वॉल्यूम है यानी उसका जो आयतन है, इसमें वृद्धि होती है, बढ़ता है, और जो उसका डेंसिटी है, डेंसिटी यानी इसका जो घनत्व है वो घट जाता है। लेकिन पानी का अगर आप बिहेवियर देखोगे, पानी का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है इससे। तो पानी जो देखेंगे, इसको ध्यान रखना है, कई बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। पानी को आप 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप देखेंगे तो ये उल्टा गुण को दर्शाता है। यदि किसी भी बर्तन में आप पानी लो, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर आप गर्म करेंगे उसको, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो पहले तो घटेगा, ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका वॉल्यूम घटेगा और इसका डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक, ये प्रॉपर्टीज़ की ध्यान रखना है, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन अब ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप गर्म करते हैं तो ये द्रवों की भांति व्यवहार करता है, ठीक, द्रवों की भांति 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ये व्यवहार करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व घट जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, ध्यान रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा अभी। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेशन को सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। कल दोपहर की 1 बजे की क्लास रहेगी, 1 PM की क्लास रहेगी, लाइव सेशन रहेगा। जिस तरह से आज हुआ था, दोपहर की क्लास हम उसी तरह से लाइव रखेंगे, ठीक है, फेस वाली क्लास रहेगी, और ये वाली क्लास हम ऐसे ही रखेंगे। इस वाली क्लास में जब सहूलियत होगी तो उसके हिसाब से हम आगे लाइव आएंगे। केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान TC के बीच में सही संबंध क्या हो सकता है। इनके बीच में सही संबंध क्या हो सकता है। देखिए, केल्विन पैमाने के बीच में और सेल्सियस पैमाने के बीच में आपको एक रिलेशन पूछ रहा है। आप केल्विन सेल्सियस पैमाने को जो सेल्सियस आपका पैमाना होता है उसको केल्विन पैमाने पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको ये पूछ रहा है। तो देखो, केल्विन पैमाने की यदि हम बात करें, किसी भी तापमान को जो सेल्सियस में है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप 273.15 उसमें ऐड करते हो। अब इसमें पूछ रहा है क्या, देखिए, तो यहाँ पर इसको डिग्री सेल्सियस को यहीं रहने दो, इसको K-273.15 लिख सकते हैं। तो ये TC का मतलब यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर एट केल्विन, सेल्सियस स्केल, और टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, तो 273.15। तो इस प्रकार से ही पूछ रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले पे आते हैं, सूर्य का पृष्ठ तापमान लगभग कितना होता है। जो हमारा सन है, सूर्य का जो सरफेस टेम्परेचर है, आपको सूर्य का सरफेस टेम्परेचर आपको पूछा है, सूर्य का सरफेस टेम्परेचर आपको बताना कितना है। ये एक डायरेक्ट फैक्ट है और ये आपको पहले से पता होगा, ये डायरेक्ट फैक्ट है और इसको आप पहले से जानते होंगे। सूर्य के पृष्ठ का तापमान, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, पूरी पृथ्वी पर या पूरे आप सौरमंडल में अगर आप देखें, संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य ही है, ठीक। और सूर्य का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री, ठीक है, क्या है, 6000 डिग्री केल्विन, 6000 डिग्री केल्विन में है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर अगले पर आते हैं। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लगभग कितना होता है। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप नहीं ज्ञात किया जा सकता है, वो कितना है। तो देखो, इसमें क्या है, एक सवाल को ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पूछता है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप वह तापमान होता है जिस पर जो गैस के अणु होते हैं
उनके बीच की गतिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाती है और यही कहलाता है परम शून्य तापमान, है ना। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो सैद्धांतिक रूप में जो न्यूनतम संभव तापमान हो सकता है ये वही है, तो वो आपको बताना है। 6 का आप लोग क्या कर रहे हैं, 6 का सी, तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंट है परीक्षाओं में, ठीक है, बहुत अच्छी परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। सवाल अगले पे आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में, सवाल अगला देखें, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, किसके शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको या फिर आगे चलें, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर बताएं और सीधा चलें, बताइए। एक सेकंड वेट करिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करें। हाँ मुझे ये बताइएगा एक्सप्लेनेशन आपको इतना ही चाहिए या और अधिक चाहिए इसमें, मतलब इसको कर सकते हैं कंटिन्यू ऐसे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस के उत्तर को डिस्कस किया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट, कमेंट सेक्शन मुझे शो नहीं हो रहा है आपके। हाँ जी, एक सेकंड, हाँ ठीक है। चलिए इस पर आते हैं हम लोग, इस प्रश्न को करें एक्सप्लेनेशन के साथ ही थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, अगला सवाल देखें, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए आगे चलेंगे हम। हाँ जी, इस सवाल का उत्तर करें सभी लोग, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर है हमारा 7 का, आप लोगों ने किया है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाहियान, ठीक है, फाहियान किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल अर्थात 0 आवर का क्या अर्थ होता है। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ जी, इस सवाल को 8 का भी। तो ये जो देखो भारत, अभी अगर हम पॉलिटी में देखेंगे ना तो राज्य व्यवस्था में ये भारत की देन है 0 आवर। प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वही होता है 0 आवर, वही होता है 0 आवर, इसको ध्यान रखना। तो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है शून्यकाल। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सवाल नंबर अगला देखिए, आरपी पटेल जी, बबीता जी गुड इवनिंग, भुवनेश्वरी जी गुड इवनिंग, सतीश जी गुड इवनिंग। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। मोहिनी अट्टम बताइए किसका है, कौन से राज्य का है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है ऑलरेडी। तो मोहिनी अट्टम याद रखिएगा केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं पंडित रविशंकर, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। सवाल अगला देखें। विनोद जी गुड इवनिंग। तो ये कौन से तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, सरोद वादक हैं, कौन से वादक हैं। सितार वादक हैं, ठीक है, सितार वादक थे। सितार, ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ये सवाल पिछले साल में ही पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
हॉर्नबिल महोत्सव का मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सवाल अगला, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसको देखें, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आप देखेंगे हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में, 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, इसको त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है हॉर्नबिल को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्वेश जी, गुड इवनिंग। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत करवाया गया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के अंतर्गत कराया गया था? इसको सवाल को करिए जल्दी से। 12 का कर रहे हैं बी, सी भी कर रहे हैं। आइए दुर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाने वाले थे गंग राजवंश। ठीक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गंग राजवंश में नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। कहाँ पर? उड़ीसा में बनाया गया था। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। तो ऐसे ही पूछ लेता है इनमें से कौन सी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कपास की खेती के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं? कपास की खेती के लिए कौन सी परिस्थितियां सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं? कपास की खेती के लिए कौन सी परिस्थितियां सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं? सवाल नंबर अगला देखिए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करें। कपास की खेती के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं? देखो, कपास की खेती आप जानते हैं एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसमें आवश्यकता होगी, और 200 दिन तक पाला मुक्त मौसम की आवश्यकता होगी इसमें। और इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी चाहिए और उच्च तापमान चाहिए, काली मिट्टी चाहिए और उच्च तापमान चाहिए। ठीक है, और आपको महाराष्ट्र में ये सारी कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? अगला देखें, सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हाँ जी, इस सवाल पर आए सभी लोग। सुनहरी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। कल 1 बजे से क्लास रहेगी, दिन में 1 PM क्लास रहेगी लाइव दिन में। ठीक है, 14 का है, तिलहन से नहीं है। चलिए, पहला वाला जो कर रहे हैं, तो देखो ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है, इनमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, याद रखना। ये गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है बागवानी से। बागवानी में आती हैं फल, सब्जियां, फूल वाली। ठीक है, और शहद उत्पादन इसी में आ जाएगा। तो ये बागवानी से संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर का उदाहरण है? रोपण कृषि या प्लांटेशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो रोपण कृषि जो होती है, प्लांटेशन क्रॉप्स एक प्रकार की कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और इसमें आती हैं आपकी चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। ठीक है, क्योंकि फसलों के बड़े बड़े बागान होते हैं इसमें। तो ये चाय आ जाएगी इसमें, प्लांटेशन क्रॉप में चाय इसमें शामिल है। लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाने वाली सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होगी? लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है?
या कौन सी फसल के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है। लेटराइट मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी होगी। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी में उगाई जाने वाली सबसे उपयुक्त फसलें कौन कौन सी होंगी। गन्ना कपास तो नहीं होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, ठीक है, चाय कॉफ़ी इसका सही उत्तर है, चाय कॉफ़ी। अगला प्रश्न नेक्स्ट, सवाल नंबर अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये भी आपको ध्यान है कि एशिया के और भारत के प्रथम जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक। तो उनकी कौन सी कृति थी, गीतांजलि, बहुत बढ़िया, गीतांजलि, गीतांजलि इनकी कृति थी जिसके लिए ये मिला है इनको। अगला सवाल देखो, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। हाँ जी, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था। चलिए सभी के अलग अलग क्वेश्चंस उत्तर आ रहे हैं। तो खजुराहो के जो टेम्पल्स बनवाए गए थे वो इन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले थे कौन, चंदेल शासक, चंदेल शासकों ने करवाया था। अब ये कौन से उसमें थे, 950 AD से लेकर के 1000 AD के बीच में चंदेल राजवंश के शासकों ने करवाया था। और इसमें आपसे पूछ लेगा कि यूनेस्को में ये भी शामिल है, ठीक है, यूनेस्को में इनको शामिल किया गया है। साथ ही हिंदू और जैन धर्म से संबंधित टेम्पल है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित ये टेम्पल हैं, ये मंदिर हैं। आगे चलो, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन की प्रमुख घटना थी। बता सकते हैं, आसान है तो। हाँ जी, सवाल नंबर नेक्स्ट का उत्तर करें। अभी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है, कुछ दिन से 100 के ऊपर पहुंच रहे थे हम लोग, लेकिन अभी 100 से बहुत नीचे रह गए हैं, 2 से 3 दिन हो गए लगभग। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्कर्वी मसूड़ों से खून बहने वाली बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। स्कर्वी मसूड़ों से खून बहने वाली बीमारी है, किस विटामिन के कारण ये होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आइए जल्दी से, क्वेश्चन को नंबर आप मेंशन कर दीजिए, 20 का डी कर रहे हैं, ठीक है। मसूड़ों में खून आने वाली बीमारी विटामिन सी से संबंधित है, नींबू, आंवला आदि विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, कभी कभी एस्कॉर्बिक एसिड वैसे भी पूछ देगा ऑप्शन में, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखो, किस राजवंश के शासनकाल को अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल को अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वाले सेशन को एक बार ज़रा शेयर कर देंगे आप लोग, जहाँ भी आपके पास अगर कोई ग्रुप हैं या फिर जैसे भी आपके फ्रेंड्स आपसे जुड़े हुए हैं उसी माध्यम में आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ को आप लोग बढ़ाइए, इसको प्लस करिए जल्दी से। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं गुप्त काल को स्वर्ण युग, इस काल में क्या हुआ था, कला के क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। इसमें विज्ञान के क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य और गणित और धर्म के क्षेत्र में भी, इन सब में अतुल्य विकास देखने को मिला, ठीक।
ऐसा ही अगर ऐसे पूछेगा भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तो भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? दूसरा स्वर्णकाल ये होता है मुगल काल। ये किसको कहा गया? मुगल काल। क्योंकि गुप्त काल के बाद अगर आप देखेंगे यही सारे डेवलपमेंट इन क्षेत्रों में हमें मुगल काल में देखने को मिलते हैं। और ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। प्राचीनतम भारत का प्रथम स्वर्णकाल किसको कहेंगे? गुप्त वंश को कहेंगे। आगे चलें। भारत में किस संस्था को बैंकों का बैंक या बैंकर्स ऑफ द बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक इनमें से किसको कहा जाता है? राजनंदिनी जी, बायोलॉजी की क्लास नहीं होती है, लेकिन जीएस में ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं उसके। ये तो जीएस की सिंपल साधारण सी क्लास है, जीएस की क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं। इसको देखिए, तो बैंकर्स का बैंक कौन सा है? आरबीआई। कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बताइए कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, एक आरबीआई एक्ट इसके लिए बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के थ्रू 1 अप्रैल 1935 में स्थापना करी गई थी आरबीआई की। ठीक है, स्थापना करी गई थी। आगे चलो, सवाल नंबर अगला। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वाली क्लास नहीं मिल रही तो इवनिंग में आप कर सकते हैं उस क्लास को। आगे देखें, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी? कौन सी समिति ऐसी है जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी बताइए? ये उत्तर तो बिल्कुल ठीक है। ये समिति किस वर्ष बनाई गई थी? 1957। यही है या कोई दूसरा वर्ष है, एक बार मुझे बताएं। अगला देखो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए मत का क्या नाम था? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किए गए मत का क्या नाम था? ये क्लास हमारी 9:30 बजे से चल रही है। आगे बताएं इसको। सवाल नंबर अगला देखें, तो इसने क्या था? एक नए धर्म को शुरू किया था, दीन इलाही, नहीं सुलेकुल नहीं, दीन इलाही हो जाएगा। ठीक, दीन इलाही, दीन इलाही को शुरू किया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? इसको बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? आसान सा सवाल है, ये तो बहुत पढ़ के गए होगे आप। प्रियंका जी गुड इवनिंग, हेलो। रेनू जी किस डेट से चल रही हैं क्लास? ये 1 महीने से ज़्यादा हो गई हैं क्लासें हमारी। इसको देखें, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस पर लास्ट डिसीजन जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का ये डिसीजन होता है। ठीक है, अब ये आपको, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये किस आर्टिकल में बात की गई है? ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में है। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में है। 1940 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन को जो भारत भेजा गया था वो एक तो भारत में संविधान सभा के गठन से रिलेटेड था और भारत में अंतरिम सरकार की गठन के लिए भी आया था ये। ठीक, तो इसमें देखिए, अब इसमें 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा डी। हाँ देखो, इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे, 3 सदस्य थे इसमें 1946 में जब ये आया था। और लॉर्ड वेवेल इसका सदस्य नहीं था। कोशिका के किस अंग को कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं? कोशिका के किस अंग को या ऑर्गेनल को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? 80 तक मैक्सिमम अभी तक हम लोग गए हैं। एक बार थोड़ा सा आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंगों को कोशिकांग या ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसी के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया है? भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने ले लिया है?
भारत में योजना आयोग की अगर आप बात करें, योजना आयोग तो अब अस्तित्व में है नहीं, क्योंकि 2014 में इसको भंग किया गया था। ठीक, ये भंग कर दिया गया इसको। इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। इसके स्थान पर कौन आ गया? नीति आयोग। ठीक है, इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इसके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और इसके एक होते हैं वाइस चेयरमैन, एक होते हैं इसके वाइस चेयरमैन। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल की बताइएगा जो नीति आयोग है उसके वाइस चेयरमैन कौन है? सभी लोग बताइएगा वाइस चेयरमैन कौन है इसके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। किस ऐतिहासिक घटना के कारण अशोक की प्रशासनिक नीति, अगला सवाल देखो, किस ऐतिहासिक घटना के कारण अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? उन्होंने धम्म को अपनाया था। देखिए ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। और यहां पर तो देखो ये हुआ था, एक बड़ा फेमस युद्ध है, अगर इस युद्ध का नाम आपने सुना है, कलिंगा वॉर या कलिंग का युद्ध। ठीक है, जो कलिंग का युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? 261 ईसा पूर्व से 262 ईसा पूर्व में युद्ध चला था। किस किस के बीच में? सम्राट अशोक के बीच में। ठीक, सम्राट अशोक व और ये कलिंग के राजा चैतराज। ठीक, कलिंग के राजा चैतराज के बीच में हुआ था। और ये जो लड़ाई हुई थी उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर से कुछ डिस्टेंस पर हुई थी, दया नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, तो इस वाली नदी में बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया था। लगभग 1 लाख का आंकड़ा है। इसी के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है? बहुत शानदार सवाल है ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। देखें इसको कौन सा सही उत्तर देंगे। नीलिमा जी 30, नेहा जी का उत्तर है 30 का बी। बहुत सारे, बहुत ही बढ़िया, ये तो सभी का उत्तर सही है। 101वां संविधान संशोधन, इसका अगर वर्ष भी आप बता पाएँ तो और अच्छा होगा। ये आप में से किसी ने बताया है, सीमा जी, 2016 में ये अधिनियम आया था। इसका वित्त विधेयक, इसका जो सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका ये पूछता है, बिल नंबर भी पूछता है। ठीक है, ये संशोधन कौन सा था? 122वां विधेयक था ये, 122वां संशोधन विधेयक था। लेकिन आप जानते हैं कभी कभी सारे के सारे जो सारे के सारे मतलब जितने भी विधेयक होते हैं कभी सभी के सभी कानून तो नहीं बन पाते, इसलिए तो ये 22वां नंबर, 122वां नंबर। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न और बताइएगा इसमें, भारत में जीएसटी कब से लागू की गई? भारत में जीएसटी कब से लागू की गई है? एक और प्रश्न आता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब से लागू की गई है? भारत में जीएसटी को कब से लागू किया गया है? 2016 में तो ये आया था। ठीक है, सिंधु जी का सही है। वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग की? सुमन बेरी हैं, सुमन बेरी। चलो इसको बताओ, 1 जुलाई 2017 से इसको 1 जुलाई 2017 से ये भारत में लागू है। सवाल अगला देखो, किस प्रकार की मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है? रेगुर मिट्टी का नाम आपको पूछा है। भाई सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है आपने। रेगुर मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का आपको नाम बताना है। ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल। रेगुर मिट्टी होती है काली मिट्टी। अच्छा, नदियाँ जो अपने साथ में सेडिमेंट्स को बहा करके लेके आती हैं, उससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? बेकिंग सोडा का सामान्य रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का सामान्य रासायनिक नाम क्या होता है?
जलोढ़ मिट्टी, बहुत बढ़िया। एलुवियल सॉइल, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, शो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है? इसको बताएं। बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या है इसका रासायनिक नाम, क्या है? बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न आ जाता है कभी भी। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? इस प्रश्न को भी आप कर पाएंगे आराम से, इस प्रश्न को भी आप आराम से कर पाएंगे। देखिए 33 का आप लोग कर रहे हैं, 33 का बी, सी भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं। और इस प्रश्न को न जाने कितनी बार हमने आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं इसको। इस वाले प्रश्न को आपको न जाने कितनी बार हमने प्रैक्टिस करवाई है ऑलरेडी, तब भी गलत है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द हैं। संप्रभु शब्द पहले से ही था, लोकतांत्रिक शब्द पहले से ही था, गणराज्य शब्द पहले से ही था। ठीक है, अगला देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी 2 गुटों में बदल जाती है? नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इस वाले प्रश्न को हम आपको पहले करवा चुके हैं। कांग्रेस वाला एक हमने पूरा का पूरा अलग से ही एक वो लिया था क्लास, जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में चर्चा चल रही थी। तो इसको देखो, ओम प्रकाश जी उत्तर बता रहे हैं डी। कौन से सवाल का उत्तर है ये नहीं पता है, नंबर मेंशन नहीं किया आपने। पुष्पेंद्र जी का उत्तर है ए, कलकत्ता अधिवेशन। सूरत अधिवेशन है। देखो अधिवेशन मैंने करवा दी हैं आपको, उसके बावजूद भी आपके सवाल के उत्तर गलत आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1907 का सूरत अधिवेशन हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत में कौन सी परत मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बनी है? इसे अक्सर नीफे कहा जाता है। कौन सी है ये? तो ऐसे पूछेगा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऐसे सवाल भी ये आ चुका है ऑलरेडी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 का कर रहे हैं बी, मेंटल तो नहीं होगा, क्रोड है, कोर। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे। कुमारी निशा जी, वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा क्या? हाँ देखो, इनकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो हमारी क्लास जा रही हैं ये सारी प्लेलिस्ट में ही ऐड होती जा रही हैं। 35 के 35 सेशन प्लेलिस्ट में ऐड हैं। मधुमेह जो डायबिटीज़ है, ये किस हार्मोन की कमी या उसके अप्रभावी उपयोग के कारण स्वास्थ्य स्थिति कौन सी स्वास्थ्य स्थिति खराब करती है? इसमें से बताना आपको। इसमें हमने उत्तर कर लिया इसका। ठीक है, आगे देखें। जो डायबिटीज़ मिलेटस है, डायबिटीज़ मिलेटस किस हार्मोन की कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। शिक्षा के एक महान केंद्र प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा सवाल है, आता है और आप इसका उत्तर भी जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के, नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन हुए? 5वीं सदी में इसको बनाया गया था। सी कर रहे हैं, कुमारगुप्त प्रथम। बहुत ही बढ़िया, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो। 16 सितंबर को विश्व स्तर पर किस महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? इसको देखें। सवाल नंबर अगला। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा।
एक सेकंड वेट करिए आप लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस सवाल का उत्तर करिए आप। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, कुछ सेकंड का ही। चलिए अब इसका उत्तर करेंगे हम लोग। आसान सा सवाल है, देखिए आइए जल्दी से। हाँ जी, इस सवाल का उत्तर करें सभी लोग। इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। तो ये है कौन सा, 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर क्या है, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसके संस्थापक आपको बताने हैं। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन हुए? इसके संस्थापक कौन हुए? हाँ जी, तो देखो सर सैयद अहमद खान, इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापना की गई थी। सर सैयद अहमद खान, तो 19वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। 1920 में सॉरी माफ़ कीजिएगा, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाया था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। किसमें? 1875 में। ठीक है, उसके बाद में 1920 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं? वित्तीय आपातकाल की घोषणा बताइए कौन से आर्टिकल के थ्रू की जा सकती है? आप मुझे ये बताइए, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? भारत में वित्तीय आपातकाल, हाँ बिल्कुल ठीक कहा है प्रिया जी, सिंधु जी का भी ठीक है। हाँ, इस प्रश्न पर आते हैं। तो भारत में जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है अभी? अभी देखो 360 आर्टिकल ये रहेगा और अभी तक हमारे देश में एक भी बार, 0 बार आपातकाल लगा है। कौन सा? वित्तीय वाला। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में अलग अलग समय पर कई बार लगाया जा चुका है। और अगला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 3 टाइम्स लगा है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको, और गौतम बुद्ध उसके बाद वाराणसी के पास में ही है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में है सारनाथ, या वाराणसी में ही है सारनाथ, वहाँ पर गए थे और वहाँ पर अपने जो 5 शिष्य थे उनको वो पहला उपदेश देते हैं। तो इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो इसे लगभग 2 बराबर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित कर देती है? भारत के मध्य से जाने वाली रेखा का आपको नाम बताना है, कौन सी है। और जैसे ही ये रेखा वैसे ही है, ठीक जैसे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों से गुजरने वाली रेखा होती है। क्लियर? तो इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका उत्तर बताइए आप। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए इसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सवाल नंबर 42 का ए कर रहे हैं। 42 का ए देखो, 43rd कैंसर, अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी ने इक्वेटर भी बताया है। तो ध्यान रखिएगा, इक्वेटर जो है पृथ्वी के, जो इक्वेटर है पृथ्वी को 2 बराबर, लगभग 2 बराबर गोलार्धों में डिवाइड करती है। ठीक उसी तरह 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटीट्यूड, ये भारत के लगभग 2 बराबर हिस्सों से जाता है। इसके ऊपर का भारत अगर आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और इस लाइन से नीचे का भारत आता है किसमें? उष्णकटिबंध में। अर्थात दक्षिण भारत जो है
उसमें गर्मी का मौसम रहता है पूरे वर्ष भर, और इससे ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर मिला जुला मौसम रहता है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ट्रॉपिक, ये 0 डिग्री का इक्वेटर है। अब यहाँ पर देखो, ये है भारत की स्थिति, ये भारत की स्थिति है, और यहीं से 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड जाता है। और भारत से कौन होकर के नहीं गुजरता? इक्वेटर भारत से होकर के नहीं गुजरती है। आगे चलो। प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम जो कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, आपको बताना है। तो ये किस शहर में स्थित है? तो बहुत बेसिक से सवाल हैं, 2-3 इसमें तो हमने ऐसे ही ले लिए हैं, बिल्कुल बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, क्योंकि महाकुंभ से भी संबंधित है तो प्रश्न पूछ लेगा इसमें आपको, महाकुंभ वाले प्रश्नों में डाल सकता है। और ये मैंने पहले आपको करवा भी चुका हूँ एक बार और इसको। तो त्रिवेणी संगम आसान सवाल है, प्रयागराज में है। ठीक है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज के अंदर है, प्रयागराज में है। अगला सवाल देखो, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानते हैं? क्योंकि इसे किसी भी प्रकार के इस वाले रक्त को किसी भी प्रकार से जो है, किसी भी प्रकार के रक्त वाले लोगों को चढ़ाया जा सकता है। एक और सरल सा सवाल देखें इसका। वीरेंद्र जी, अच्छा प्रयागराज आपके पास में ही है बिल्कुल। इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है? चलो ये तो सबको मालूम है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ये सर्वदाता है या सार्वभौमिक दाता इसको कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसने सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी शुरू की थी? टोकन करेंसी शुरू करने वाला इसमें से कौन सा शासक है? दिल्ली का कौन सा शासक है जिसने टोकन करेंसी को शुरू किया था? सांकेतिक मुद्रा को किसने शुरू किया था? सांकेतिक मुद्रा को किसने शुरू किया था? सांकेतिक मुद्रा को इनमें से किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला था तुगलक वंश का एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक। आज 100 तक पहुंचाइए, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? ये सवाल हमने कई बार डिस्कस किया है, वैसे इसको आप बता ही सकते हो। 40, 45, 46 पर आ गए हैं, 46 पर आ गए हैं, जल्दी से देखें इसको। 46 पर देखिए, 46 को देखें। 46 का है सी कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। देखो ये तो बहुत सरल सा सवाल है। जब भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, जब भी वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होगी, तो यही कंडीशन महंगाई कहलाती है। महंगाई का ही नाम है क्या? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ध्यान रहेगा, मुद्रास्फीति। अगला देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? जो चीफ जस्टिस, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? कितने वर्ष की आयु में वो रिटायर हो जाते हैं? कितने वर्ष की आयु में वो रिटायर हो जाते हैं? चलिए इसको बताएं। तो इसमें आपको आर्टिकल नंबर ध्यान रखना होगा। आर्टिकल नंबर है ये 124 क्लोज सेकंड। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है या जो जस्टिस है, उसका जो जस्टिस है, उस जस्टिस को 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक वो पद पर बना रहता है। लेकिन ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। इसमें पूछा भी सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हाई कोर्ट के लिए हो जाए तो हाई कोर्ट का जो जस्टिस है या जज है, उसको मैक्सिमम आयु जो है 62 वर्ष तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं, दोनों ही आ सकते हैं परीक्षा में, दोनों ही आ सकते हैं, तो कोई सा भी पूछ सकता है इसमें से। सवाल नंबर अगला देखो। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल। एक जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होने वाली प्राथमिक ऊर्जा का रूपांतरण कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है? कौन सी ऊर्जा से किस ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है? तो जो उसमें देखो, इसमें एक डैम के अंदर, ये एक रिजर्वायर के अंदर वाटर भर करके रखा जाता है, और इस वाटर को कहाँ पर गिराया जाता है? जो टरबाइन होती है, ठीक है, जनरेटर की टरबाइन पर इसको गिराया जाता है। ठीक है, ये पानी, और टरबाइन पर जब ये पानी गिरता है तो ये एक तरीके से रोटेट करने लगती है, और ये हमारा ऑल्टरनेटर से कनेक्ट होता है। तो जो पानी की स्थिति ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। असम में स्थित जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है,
किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और ये किसके लिए? तो काजीरंगा, असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पर एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, ठीक है, वन हॉर्न्ड जो राइनो हैं, राइनोसोर्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। पीतल ब्रास किंतु धातु से बनी एक धातु है, ठीक है, इसको बताना है, पीतल को बताना है। पीतल, पीतल किस किस से मिलकर के बनी है? पीतल, तो पीतल एक प्रकार की अलॉय होती है, ठीक है, पीतल एक प्रकार की अलॉय होती है। तो इसमें अगर आप देखें इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, ठीक है, या तांबा प्लस जस्ता, तांबा या जस्ता या जिंक, आप जो भी कहना चाहें। तो ये तो हो गए आज हमारे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज के सेशन में तो इतना ही रखेंगे हम लोग। फिर आपको कल 1 बजे क्लास होगी हमारी, 1 PM वाली क्लास है, इसमें आइएगा। ये सेशन हमारा प्रॉपर लाइव रहेगा, ठीक है, जैसे आज हमने किया था, सामने से लाइव किया था आकर के बाई फेस वाला, तो कल उसी तरह का लाइव रहेगा। उसमें हम GS के मिक्स क्वेश्चंस को रखेंगे, ठीक, मिक्स क्वेश्चंस ही चलेंगे अब GS के। तो आप लोग आइएगा। किसी दिन लगेगा हमें कि पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उस दिन आपको वो टॉपिक रख देंगे, ठीक है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको बाद में। तो ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, फिर कल की क्लास में मिलेंगे। दोपहर वाली क्लास में सब लोग जुड़िएगा। दोपहर की क्लास जब आप लोग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप पढ़ करके भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर कल क्लास करेंगे दोपहर में, आप लोग जुड़िएगा सेशन से। 1 बजे क्लास रहेगा। वीरेंद्र जी, चलिए लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल जी कह रहे हैं कि ज्योग्राफी का, पॉलिटी का हैंड रिटन नोट्स मिल सकता है। 1-2 दिन में उसको सबको रिलीज़ करेंगे अभी, ठीक है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। दोपहर में गुंजन जी 1 बजे क्लास हो रही है, 1 बजे से क्लास रहेगी। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा राहुल जी आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा वो PDF। देर सवेर करके उसको रिप्लाई आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मदन बाल जी, इंग्लिश का नोट्स तो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। चलो 1 बजे वाली क्लास में आते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।